अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आहद फारूकी फेस न्यूज के साथ। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब इस वक्त मैदान में हैं और मुख्तलिफ शहरों में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं और ये प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह हुकूमत नए इलेक्शन का ऐलान करें। 3 शहरों में ऑलरेडी जलसे हो चुके हैं, लेकिन जितना असर जो जहलम का जलसा हुआ है उस पर इदारे थोड़ा सा परेशान ज्यादा हो गए हैं। हुकूमत पे भी उसके असरात ज्यादा हुए हैं, क्योंकि जहलम एक ऐसा शहर है जहां पर हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो फैमिलीज हैं वो सबसे ज्यादा वहां से बिलोंग करती है और वहाँ वो उसको शहीदों का भी शहर कहा जाता है, गाजियों का भी शहर कहा जाता है और मुहाफिजों का भी शहर कहा जाता है। इस लिहाज से ज्यादा इस जलसे की अहमियत थी। और दूसरी जलसे की अहमियत एक ये भी थी कि वहां से जो ताल्लुक है वो चौधरी फवाद साहब का जहलम से ताल्लुक है, वो वहां से मेंबर कौमी असेंबली है, लेकिन एक साहब वहां से पीटीआई के और मेंबर कौमी असेंबली थे जो मुनहरिफ होकर हुकूमत की गोद में जाके बैठ गए हैं। तो इस हवाले से भी ये जलसा बड़ा अहमियत का हामिल था कि जो मुनारिफ रुकने कौमी असेंबली थे उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। जो कल पूरा जहलम जलसेगाह पहुंच गया और वहां की जो आसपास की गलियां थी, बाजार थे, रूट थे, वो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के झंडों से भरे हुए थे। तो जब ये जलसा इख्तिताम पजीर हुआ तो काफी जो कुव्वतें हैं पाकिस्तान की हुकूमत से लेकर इदारों तक वो सर जोड़ के बैठी हैं और अपने अपने तौर पर उन्होंने मीटिंग्स की हैं कि अब ये इमरान खान का जो बयानिया है वो ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इस रोशनी में नवाज शरीफ साहब ने, मैंने आपको कल के प्रोग्राम में कहा था कि लंदन में फौरी तौर पर इजलास बुला लिया गया है और 24 घंटे के अंदर हमारी जो विफाकी काबीना है वजीर आजम की क़यादत में वो लंदन रवाना हो रही है। और नवाज शरीफ ने जो इजलास बुलाया है लंदन में, वो क्यों बुलाया है, आज थोड़ी सी उसकी मालूमात मेरे ज़राए से मुझ तक पहुंचे है कि वो लंदन का इजलास आखिर हो क्यों रहा है। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को तलब किया है और ये बताने के लिए तलब किया है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने, जो मैंने आपसे कहा 3-4 दिन पहले सहाफियों के एजाज में एक दौराना दिया था और उनको बुलाया था और उनके सामने 2 से 3 दफा ये बात कही कि हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, मैशियत हमसे संभल नहीं रही है और महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने के लिए IMF का हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और जो अशिया खुर्द नोश है उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है कमी होने के बजाय, क्योंकि हुकूमत ने जब हुकूमत ने महंगाई की थी कोरोना के बाद, जो एक पूरी लहर पूरी दुनिया में महंगाई की आई थी, तो उस पर अपोजिशन जमातें, जो ये हुकूमत मौजूदा जो अपोजिशन में थी, इन्होंने इसको इशू बनाया कि इमरान खान साहब से महंगाई संभल नहीं रही, इन्होंने मईशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है और मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। तो और फिर आखिर में इन्होंने एक महंगाई मार्च भी किया था जिसका रुख इस्लामाबाद की तरफ था और ये सिर्फ महंगाई मार्च इसलिए था कि इस मुल्क से महंगाई का खात्मा हो। अवाम ये समझी, नजरिया अपनी जगह कि आया पीटीआई के इकदाम दुरुस्त हैं या नून लीग के इकदाम दुरुस्त हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के आने के बाद ये उम्मीद हुई थी कि शायद जो इन्होंने नारे लगाए थे, जो इन्होंने महंगाई मार्च किया था कि शायद अब इख्तिदार संभालने के बाद खास तौर पे जो हमारी 90% की जो आबादी है, जो बिल्कुल मिडिल क्लास है, गरीब हैं, उनकी जो इस्तेमाल की चीजें हैं, जो दाल चावल चीनी वगैरह, इस पर कम अज कम हुकूमत काबू पाएगी और इसके कीमतें जो है वो कम करेगी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो जो शहबाज शरीफ साहब ने सहाफियों को बुलाया था, तो सहाफियों का ये कहना था कि हम वाज़े तौर पर जो शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज थी उसको हम बहुत ज़्यादा परेशानी में देख रहे थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वहाँ पर कायद मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब ने इस बात को महसूस किया और शहबाज शरीफ साहब को अपने पास बुलाया काबीना के हमरा। अब वहाँ क्या बात हो रही है, सबसे पहले तो जो 5 साल से हिंदुस्तान से हमारी तिजारती मामलात और दोस्ती का फुकदान है, एकदम से बिल्कुल ब्रेक थ्रू, एकदम से बिल्कुल पाबंदी थी और बिल्कुल बातचीत बंद थी और ज्यादा तनाव था और उसकी रोशनी में 5 साल का ये वक्त लगा। हिंदुस्तान से किसी भी किस्म की कोई तिजारत ज्यादा नहीं हो रही थी और उसके असरात पड़ रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को यह हिदायत की है कि हिंदुस्तान से जो मामलात हैं उसको बहाल कर दिया जाए
اور ان سے تجارتی معاملات طے کیے جائیں اور ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، کیونکہ امریکہ نے جو جتنا اپنا یہ گیم پلان کیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا، یہ جو سازش ہے جس کو کہتے ہیں، مداخلت جس کو کہتے ہیں، اس کا دار و مدار زیادہ تر ہندوستان سے آپ کے دوستی کا تھا۔ اور اب شہباز شریف صاحب بھی پابند ہیں کہ اگر امریکہ کے معاملات کو اگر وہ سمجھتے ہیں تو امریکہ کے جو ایشوز ہیں اس میں ہندوستان سے دوستی کا ایشو آپ کے سامنے سب سے زیادہ ہے۔ تو ایک یہ نواز شریف نے ہدایت کی ہے اور اس پر پلان تیار کیا ہے کہ ہندوستان سے معاملات کو بالکل بحال کر دیے جائیں، تجارتی معاملات بالکل بحال کر دیے جائیں اور ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے اس بات پر بھی ان کو یہاں طلب کیا ہے کہ آپ نے جو موجودہ صورتحال ہے، جو 30 دن سے زائد آپ کو حکومت سنبھالے ہو گئے ہیں، جس پر آپ پریشان ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں کہ معیشت آپ سے نہیں سنبھل رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، پیٹرول پر آپ نے پیسے بڑھانے ہیں، آپ نے قرض واپس کرنا ہے۔ آپ سعودی عرب گئے تھے، وہاں پر انہوں نے اپنے 3000 ارب ڈالر جو ہے وہ مانگ لی ہیں اپنے واپس، بجائے وہاں سے کچھ لانے کے آپ نے پرانے قرضے آپ کو واپس کرنے ہیں، تو وہ معاملات سنبھل نہیں رہے۔ تو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ایک تھپکی دینی ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہم نئے الیکشن میں اگر جائیں گے تو اداروں سے ہماری بات چیت ہو چکی ہے، ادارے ہمارے کنٹرول میں، خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اگر نئے الیکشن بھی ہوتے ہیں تو اس کے ہمارا ہوم ورک پورا تیار ہے، انشاءاللہ 2/3 میجورٹی مسلم لیگ نون کو ملے گی۔ اور ادھر جو عمران خان صاحب پر جو فارن فنڈنگ کیس کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس پر فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں آئے گا اور پی ٹی آئی پہ پابندی لگے گی، اور اگر پی ٹی آئی جاتی ہے اپیل میں سپریم کورٹ میں تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ کے ساتھ ہمارے معاملات بالکل تیار ہیں، ان کو ہم ایگری کر لیں گے۔ انہوں نے یہ یقین دلانا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ دوسری طرف جو عمران خان صاحب نے ایک اقدام اٹھایا تھا اپنے دور حکومت میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے کے لیے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ ڈالنے کے خواہش مند تھے۔ تو یہ پاکستان میں پہلی بار عمران خان صاحب نے اس بات کو عملی جامہ پہنایا کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر یہ حق دیا گیا تو یہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑنا ہے۔ اگر اس بات کو موجودہ حکومت نہیں مانتی تو یہ جو ایک سہولت دی گئی تھی، ایک اسمبلی کے اندر ایک بل کے ذریعے بل پاس کرایا گیا تھا، تو پھر یہ گھبراہٹ حکومت کی ہے کہ شاید اوورسیز کا جو تمام ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، تو حکومت اس کو ختم کرنے جا رہی ہے، ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ پلان ہے لندن کا اجلاس بلانے کا کہ نواز شریف صاحب تھپکی دیں گے، شہباز شریف صاحب کو حوصلہ دیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے کام کرنا ہے۔ باقی کے جو معاملات ہیں بیک گراؤنڈ کے، بیک اسکرین کے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں یا لندن سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم جو الیکشن کمیشن ہے پاکستان کا اس کو ہم نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ تمام ادارے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، بشمول ان کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ پاکستان آرمی سے ہمارے جو اعتماد تھا وہ بحال ہو گیا ہے، ان سے دوستیاں ہو گئی ہیں۔ تو اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے صرف کام کرنا ہے، اور باقی جو فیصلے ہیں وہ عوام کے ووٹ کا فیصلہ ہو یا عوام کے احتجاج کا، اس کو آپ ہم پہ چھوڑ دیں، اور اس کا انہوں نے پورا پلان تیار کیا ہے، اور وہ پلان شہباز شریف کو بتانے کے لیے ان کو وہاں پر بلایا ہے۔ یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ خبروں کی جو میں نے آپ کو اس سے آگاہ کیا ہے۔ جیسا کہ ایک ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم آپ کو ماضی کے جو الیکشنز ہیں این اے کے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج این اے 2 سے میں آپ کو تجزیہ دوں گا ماضی کے الیکشن میں۔ این اے 2 میں 2002 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں ایم ایم اے کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، مولانا رحمت اللہ صاحب نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، 37,728 ووٹ لے کر انہوں نے فتح حاصل کی تھی۔ جبکہ دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان تھے، انہوں نے 15,771 ووٹ لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ جبکہ خالد ایوب پاکستان عوامی تحریک جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت تھی، اب وہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے ہیں اس کی قیادت سے، تو اس وقت انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اس کے نتیجے میں ان کو 1575 ووٹ وہاں سے ملے تھے۔ تو وہاں پر جو این اے 2 کا جو ووٹ بینک تھا اس وقت ایم ایم اے کے پاس تھا، کیونکہ مجلس عمل وجود میں آئی تھی مشرف صاحب کے دور میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں سے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔
अगर हम तजिया करें 2008 का, तो 2008 में जो वहां से रनर अप कैंडिडेट था, जो दूसरे नंबर पे आया था, वो 2008 में विनिंग पोजीशन पे आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डॉक्टर अरबाब आलमगीर खान ने वहां से फतह हासिल की। उन्होंने हासिल किए 34,443 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि अवामी नेशनल पार्टी ने अरबाब नजीबुल्ला खान ने वहां से दूसरी पोजीशन हासिल की 23,942 वोट लेकर वो सेकंड नंबर पर रहे। जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल वहां पर फिर तीसरी पोजीशन पे आई पहले की जगह। पहले 2002 में उन्होंने विन किया था और 2008 में वो तीसरे नंबर पर आए मौलाना रहमतुल्लाह साहब 7,346 वोट लेकर। जबकि सैयद जहूर शाह मुस्लिम PMLN के 3,103 वोट लेकर चौथी पोजीशन पर रहे। ये 2008 का तज्जिया मैंने आपको बताया। जबकि अगर हम जाएं 2013 में, तो जैसे आपके इल्म है कि PTI ने पूरी मुल्क की सतह पर उनका वोट बैंक एकदम से ऊपर आया 2013 में, और वो एक कौमी जमात बनकर ऊपर आई। 2002 में उन्होंने एक सीट हासिल की, 2008 में इलेक्शन का बाइकआउट किया, और 2013 में उन्होंने अपनी सियासी जो उनका बयानिया था, इमरान खान साहब का जो मंशूर था, उसको लोगों ने लब्बैक कहा और वो कौमी दायरे में शामिल हुए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से उन्होंने सीटें हासिल की। उनका वोट बैंक भी बढ़ा। तो वहां पर 2013 में हामिदुल्ला खान PTI के 78,948 वोट लेकर उन्होंने वहां से फतह हासिल की, MNA मुंतखब हुए। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के मोहम्मद सईद जान ने वहां दूसरी पोजीशन हासिल की 18,772 वोट लेकर। जबकि अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब नजीबुल्ला खान 12,126 वोट लिए। अरबाब आलमगीर खान जो वहां से मुसलसल इलेक्शन लड़ते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वहां से मजबूत कैंडिडेट तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने 10,660 वोट लेकर चौथी पोजीशन हासिल की। जबकि जमात इस्लामी के मोहम्मद इकबाल खलील 7,998 वोट लिए। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब्दुल बारी खान ने 5,151 वोट हासिल किए 2013 में। अगर हम 2018 का एक जायजा लें, तो वहां से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल की और हैदर अली खान 61,687 वोट लेकर कामयाब हुए। जबकि PMLN के अमीर मकाम साहब एक बड़ा नाम है KPK में, और खास तौर पर उनका एक अच्छा अपना वोट बैंक है और अवाम में उनकी एक अच्छी मकबूलियत है और वो अवाम में रहते हैं। हालांकि वो PMLQ में भी रहे हैं, फिर उससे पहले नून में रहे, फिर PMLQ में आए, फिर नून में आए, तो उनकी सियासी वाबस्तगी तब्दील होती रही, लेकिन उनका वोट बैंक अपनी जगह पर कायम रहा और उन्होंने वहां से दूसरी पोजीशन हासिल की 41,125 वोट लेकर। जबकि मुमताज अहमद अवामी नेशनल पार्टी की 14,118 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे 2018 में। तो ये तजिया हमने एक नजर डाली है माजी के 4 इलेक्शंस की 2002 से 2018 तक कि वहां पर क्या सियासी सूरत हाल रही और अवाम का एतमाद हर इलेक्शन में तब्दील होता रहा कारकर्दगी की बुनियाद पर। और अच्छा, ये जो हम जायजा ले रहे हैं, इसमें एक बात हम नोट कर रहे हैं कि वहां पर शख्सियत का वोट नहीं है। हमने जो जायजा लिया है 2002 से 2018 तक का, तो वहां पर अवाम ने जो भी नए इलेक्शन आए हैं, 2002 के हों, 8 के हों, 13 के हों, 18 के हों, उन्होंने कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला किया वोट देने का। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2013 में 2018 में PTI को सीटें मिली हैं, तो वहां पर 2002 में MMA को मिली, 2008 में पीपल्स पार्टी को, फिर 2 इलेक्शन जो आखिरी हुए उसमें PTI को। तो इससे यह जाहिर होता है कि वहां शख्सियत को वोट नहीं मिला, उनका किसी शख्सियत का अपना अलखा नहीं है, बल्कि वहां की आवाम भी बाशऊर है और कारकर्दगी की बुनियाद पर अपना वोट देती है और असेंबली में अपना नुमाइंदा भेजती है। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।